एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डेली आप लोग की जो CG टेट 2024 है उसकी प्रिपरेशंस करा रहे हैं और आप यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आपकी मुझे फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं कि बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्कोर भी आप कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स की डेट जो है वो नज़दीक है। यहाँ पे कभी भी आपकी जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो सकती है। एडमिट कार्ड आ जाने के बाद फिर आप हड़बड़ाएंगे, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना हो सके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए। सो अभी बस आपको प्रैक्टिस ही करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप सेशन अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और हम यहाँ पर डेली आप लोगों को जो अलग अलग कंटेंट पर हैं वहाँ अलग अलग कंटेंट है उस पर अलग अलग सेशंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर भी लेकर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे तैयारी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आज का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। तो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? किस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सो क्या होगा? तार्किक रूप से सोच रहा है मतलब वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, फॉर्मल कंडीशनल में होगा ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, बच्चों को सोचने की में सहायक कारक निम्न में से कौन सा है? सो ऑप्शन है यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता, अनुभव या ये सभी। तो सोचने में सहायक कारक की बात कर रहा है, तो बताइए सोचने में सहायक कारक कौन सा हो जाएगा? सो फ्रेंड्स, प्रत्यक्षीकरण, कल्पनाशीलता और अनुभव, ये तीनों ही यहाँ पे आपके सोचने के लिए सहायक कारक है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बच्चे अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं। तो इनमें से यह कथन किसका है, यह मत किसका है? तो अगेन यहाँ पर कथन वाला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो बताइए, ऑप्शन है यहाँ पे पियाजे का, पैवलाव का, स्किनर का या कोहलबर्ग का। बताइए किसका यह मत था कि जो बच्चे हैं वो अपनी सोच का सृजन स्वयं करते हैं। ये कथन वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, इनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। हमने हर सेशन में रिपीट किया हो ये बात, तो इसको आप कोशिश कीजिए कि हर एक जो वैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या क्या मत दिया था, क्या क्या उनका कथन था, सबको आप याद कर सके, आप मेमोराइज कर सके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो पियाजे का यह कथन था, ठीक है, ऑप्शन ए इज कथन राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। सो निम्न में से यह मत किसका था? अगेन एक कथन वाला क्वेश्चन है। देखिए तो कथन किसका था? ऑप्शन है पियाजे का, क्रो का, स्किनर का या पैवलाव का। बताइए फ्रेंड्स, बच्चों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, क्रो का यह कथन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चा कब सोचना प्रारंभ करता है? तो अगेन ये अभी हमने कुछ टाइम पहले इसको किया हुआ है, अमूर्त चीज़ों के बारे में बच्चा सोच रहा है। सो कौन सी अवस्था होगी? ऑप्शन देखिए, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था। सो यहाँ बाल्यावस्था को तो काट दीजिए, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को भी काट दीजिए, बच्चा आपका सी और डी। अब बताइए, मैंने थोड़ा सा ईजी कर दिया आपको लिए क्वेश्चन को। अब बताइए क्या होगा? पूर्व किशोरावस्था होगा या किशोरावस्था में होगा? सो वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर रहा है। सो प्रारंभ कब करेगा? पूर्व किशोरावस्था में करेगा ना। यहीं पे आपकी चूक हो जाती है फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ों में ट्रिक करके जो एग्जामिनर है आपको घुमा देता है, आप आंसर गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बच्चों में सोचने की प्रक्रिया किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है, ठीक है। सो ऑप्शन है रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना या अनुकरण के आधार पर सोचना। तो बच्चों में सोचने की जो प्रक्रिया है उसको किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है, ठीक है। सो बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, तर्क के आधार पर जब बच्चा सोचेगा उसी को सबसे सर्वोत्तम माना गया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसी बालक के तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। सो ऑप्शन है भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्या या उसकी बोलने की गति। बताइए फ्रेंड्स, क्या है राइट आंसर?
क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, भाषा संप्रेषण की निपुणता सबसे आवश्यक तत्व है उसके सोचने की क्षमता के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के अध्ययन हेतु तो निम्न में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का उपयोग किया। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन यह हम बहुत पढ़ते हैं, इसके बारे में हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो है उसका सिद्धांत किसने दिया था, किसने इसका उपयोग किया था। देखिए ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की या पेवलॉव। बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है इस करेक्ट। ठीक है, जो स्किनर है उन्होंने इसका उपयोग किया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, और इसका जो क्या उपयोग था वो मैं कमेंट के थ्रू बताइए कि इसके उपयोग में उन्होंने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। जो कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, जो कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का ध्यान दिया जाए। तो अधिगम की गति को आप तेज़ कैसे करेंगे, कौन से मेथड को आप यूज़ करेंगे, इनमें से बताइए। लॉजिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से कोई हमारा गति तेज़ नहीं होगा। ठीक है, और व्याख्यान और स्पष्टीकरण तो होगा ही नहीं, ये निगेटिव है। और परीक्षाओं पर ध्यान दिए, जैसे बस परीक्षाओं पर ध्यान देने से गति तेज़ हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें वास्तविक दुनिया से जुड़े जो उदाहरण हैं उनको क्लास में लाना पड़ेगा, बच्चों के बीच उनको उससे अवगत कराना पड़ेगा। ठीक है, जिससे उनके बीच अंतःक्रियाएँ हो, तभी वो अपनी अधिगम की क्रिया को तेज़ कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया था। ठीक है, सो ऑप्शन है लेविन ने, स्किनर ने, हल या कोहलर। बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर क्या हो जाएगा, हल थे। ठीक है, हल ने पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे वर्दीमर, थार्नडाइक, कोफ्का या कोहलर। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा है। ठीक है, नेगेटिव पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो थार्नडाइक है उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, 12 देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत लग रहा है बट कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है यहाँ पे अभ्यास, तत्परता, अंतर्दृष्टि या ये सभी। बताइए सीखने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों में। तो फ्रेंड्स अभ्यास भी आवश्यक, तत्परता भी आवश्यक और अंतर्दृष्टि भी आवश्यक है, ये तीनों ही आवश्यक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, सीखने के लिए मुझसे ज़रूरी है। तो ज़रूरी क्या है, ऑप्शन है केवल अभ्यास, केवल अनुभूति, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केवल अभ्यास ही सीखने के लिए ज़रूरी है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निगेटिव हो जाएगा। और केवल अनुभूति ही आवश्यक है, नहीं, ये दोनों ही आवश्यक होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को जो क्वेश्चन का कंटेंट है, पैटर्न है। ठीक है, और जहाँ भी आपको समझ में ना आए वहाँ पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है। सो ऑप्शन है बहुप्रतिक्रिया नियम, रटने का नियम, तत्परता का नियम या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक है तत्परता का नियम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 15 देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा नियम थार्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है। सो निगेटिव बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तो इनमें से एक जो है वो थार्नडाइक का नियम नहीं है। सो वो कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, सो बताइए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा नियम यहाँ पे नहीं होगा। प्रभाव का नियम तो है, ठीक है, अभ्यास का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है, लेकिन ये आत्मसात का नियम नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आत्मसात का नियम ही है जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है। तो ऑप्शन है दंड, पुरस्कार, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक क्या है? केवल दंड आवश्यक है कि पुरस्कार आवश्यक है कि दोनों आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इनमें से कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। बच्चों को प्रभावशाली बनाने में आप दंडित नहीं कर सकते उनको, और पुरस्कार के थ्रू भी आप उनको लालच नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे बच्चों का विद्यालय उपलब्धियों में असफल होने का प्रमुख कारण क्या है? सो ऑप्शन है यहाँ पे अभ्यास की कमी, तत्परता की कमी, विद्यालय छोड़कर बाहर जाने की आदत या उपयोग सभी। तो उनकी उपलब्धियों में असफल होने का कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए। 17 उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं फ्रेंड्स। कुछ में अभ्यास की कमी होती है, कुछ में तत्परता की कमी आप देखते हैं, तो कुछ बच्चे विद्यालय छोड़कर ही भाग जाते हैं। तो सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे आपकी कक्षा में बच्चों का प्रदर्शन निरंतर गिरता जा रहा है, तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है तत्परता, अनुकूल वातावरण या अभ्यास की कमी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अभ्यास की कमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं, तो समस्या कारण हो सकता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ बालकों का मन विद्यालय में नहीं लगता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? पढ़िए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप इस क्वेश्चन से? सो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या होता है? अधिगम जो होता है हर व्यक्ति में, हर बच्चे में अलग अलग होता है, ठीक है। अधिगम व्यक्तिगत होता है, इसका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे एक ही गति से नहीं सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि आप अपनी कक्षा में बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि अपने विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, या अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे, या उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, क्या आप करेंगे, क्या उपाय अपनाएंगे बच्चों में यह भावना जागृत करने के लिए विद्यालयों में उपलब्धियों में सफल होना चाहिए? बताइए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। उपरोक्त सभी आप विधियाँ अपना सकते हैं, बच्चों का बौद्धिक विकास भी करेंगे, उनका मार्गदर्शन भी करेंगे उचित दिशा में, ठीक है। इसके अलावा उनके शिक्षण की उचित विधियों का प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्या है? अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप है। सो ऑप्शन है बहुमुखी, एकांगी, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। क्या स्कोर आपका हो रहा है डेली के सेशन में? इससे हमें भी जनरल आइडिया होता है कि हाँ आपने कितना डेवलप किया है, कितना इम्प्रूव किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। इस समय आप कुछ नया चीज़ मत पढ़िए, जो भी आपका पुराना कंटेंट है उसी को आप रिपीट कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, ठीक है। वही आपका सबसे बेस्ट होगा। एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले ही आपका बेस्ट प्रोसेस होता है पढ़ने का। 21 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एकांगी, ठीक है। अधिगम का मूल प्रक्रिया जो होता है वो एकांगी होता है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपका जो सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए फ्रेंड्स कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के पैटर्न जो है समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ और टॉपिक पे या विशेष टॉपिक पे आपको सेशंस चाहिए, MCQ सेशंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आपके लाइक्स, कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। धन्यवाद फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ।